तो कल की क्लास में किसी कारणवश ना साउंड रिकॉर्ड हुआ नहीं था। तो कल की जितनी भी क्लासेस हुई हैं सब में है ना वीडियो तो होगा बट साउंड नहीं होगा। पता नहीं टेक्निकल क्या प्रॉब्लम थी, आई डोंट नो। रात को जब हमने है ना देखा तो पता चला कोई भी कल के जितने भी लेक्चर्स हुए किसी में भी साउंड रिकॉर्ड नहीं हुआ है ना, सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड हुआ है। तो कुछ प्रॉब्लम होगा बट एनीवे उसको ऐसे ही मैनेज करना पड़ेगा अब तो। तो हम लोग सैम्पलिंग डिस्कस कर रहे थे इसमें है ना, तो ये वाला पार्ट यहाँ तक डिस्कस किए थे। एक बार देख लेते हैं। मेनली सिंपल रैंडम सैम्पलिंग आपके सिलेबस में है तो वही मेनली देखना है, ठीक है। सो अब जो पहले हमने प्रूफ किए थे उसी का प्रूफ ये दूसरे अप्रोच से कर रहे हैं, ठीक है। द रिजल्ट फॉर अनबायसनेस प्रॉपर्टी एंड द वेरिएंस ऑफ द सैंपल मीन कैन ऑल्सो बी प्रूव्ड इन ऑल्टरनेटिव वे। जैसे पहले हमने प्रूफ किया था ना कल की क्लास में कि दोनों केस में मतलब सैंपल मीन अनबायस एस्टिमेटर है, फिर दोनों केस में हमने सैंपल मीन का वेरिएंस निकाले थे, फिर अनबायसनेस चेक किया था। तो वही चीज़ यहाँ पे दूसरे तरीके से ये करके दिखा रहे हैं सेकेंड अप्रोच से। फाइनली फॉर्मूला वही बन के आना है, कल भी यही था ना फॉर्मूला। वेरिएंस ऑफ वाई बार ये होगा एंड विदाउट रिप्लेसमेंट में एंड विथ रिप्लेसमेंट, बस प्रूफ का दूसरा टेक्निक है। बाकी विथ रिप्लेसमेंट में ये था, एक मिनट, ये था ना विथ रिप्लेसमेंट में ये है वेरिएंस का फॉर्मूला, और विदाउट रिप्लेसमेंट में इधर था ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन टोटल। तो यहाँ पे क्या है देखिए, तो इसमें कहा जा रहा है कि आपके पास तो है ना क्या है कि जो दे रखा है, sometimes it is also of interest to estimate the population total household income, total expenditure, है ना। so let us denote the population total। तो total population को जो डिनोट किया है YT which is y1 plus y2 plus y3 up to yn, जो कि n टाइम y बार हो जाएगा, तो उसको एस्टिमेट करना चाह रहे हैं। so which can be estimated by yt hat, जो हो गया n y बार hat। और आप जो कैपिटल वाई बार है उसको कैसे एस्टिमेट करते हैं, स्मॉल वाई बार से, है ना। तो स्मॉल वाई बार से इन्होंने डिनोट किया है। एंड देन एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस वाई टी हैट निकाला, तो ये एक्सपेक्टेशन यहाँ लगाओगे तो एक्सपेक्टेशन ऑफ कैपिटल वाई बार, यू नो इन बोथ केसेस विदाउट रिप्लेसमेंट हो या विथ रिप्लेसमेंट हो, स्मॉल वाई बार का एक्सपेक्टेशन कैपिटल वाई बार होगा। एंड देन सिमिलरली वेरिएंस निकाला जा रहा है, तो आप इसका वेरिएंस निकालेंगे। ये जो आपके पास पॉपुलेशन टोटल है इसमें दोनों तरफ वेरिएंस ऑपरेट करो, तो कांस्टेंट वेरिएंस में क्या होता है, बाहर आता है स्क्वायर बन के, तो ये एन स्क्वायर वेरिएंस ऑफ वाई बार हो जाएगा। तो यहाँ से अब वेरिएंस ऑफ वाई बार ऑलरेडी आपने कल देख रखा है विथ रिप्लेसमेंट में क्या होता है, विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होता है, तो उससे सिंप्लीफाई होके ये फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। अब है कॉन्फिडेंस लिमिट, मतलब कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है आपको, है ना। तो यू हैव टू फाइंड कॉन्फिडेंस इंटरवल। So now we construct the 101 minus alpha % confidence interval for population mean। तो जो population mean है उसका confidence interval आपको estimate करने हैं। तो assume that the population is normally distributed। मान लिया कि जो population है वो normally distributed है with mean mu variance sigma square। तो आपको ये पता होगा कि जैसे हम लोग जब लेते थे कि x मान लीजिए है नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर, तो x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा क्या हो जाता है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो वैसे यहाँ भी है, ये एस्टिमेटर है और ये आपका समझो अभी पॉपुलेशन पैरामीटर है, तो है ना। तो y माइनस इसका मीन अपॉन इसका वेरिएंस का रूट, तो सम t माइनस ई टी अपॉन वेरिएंस ऑफ t का स्क्वायर रूट लोगे तो ये स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो आपका ये आ जाएगा। एंड ठीक है, कब, अगर ये सिग्मा स्क्वायर नोन है तो ये स्टैंडर्ड नॉर्मल हो जाएगा। अगर सिग्मा स्क्वायर अननोन हुआ तो
ये क्या आ जाएगा y माइनस वाई बार अपॉन दिस, तो ये आ जाएगा t विथ n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे अगर आपको पैरामेट्रिक एस्टिमेशन में पता हो कि जैसे है ना नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर है, तो आप क्या जानते हैं x बार माइनस म्यू सिग्मा बाई रूट एन, दिस इज नॉर्मल 0 1। ऐसे ही x बार माइनस म्यू s अपॉन रूट एन, दिस इज t n-1। तो वैसे ही बिल्कुल यही स्टोरी वहाँ रिपीट हो रहा है, बस ये म्यू के प्लेस पे जो स्मॉल वाई बार है उसका एक्सपेक्टेशन और सिग्मा के प्लेस पे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई बार चल रहा है। सेम यही स्टोरी वहाँ पे है, सेम स्टोरी है, ठीक है, कि वाई बार माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन वाई बार का। एंड अगर म्यू सिग्मा नोन है तो नॉर्मल 0 1, नोन नहीं है तो दिस। एंड इसी के बेस पे आप कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालते थे, आपको याद है कि इसको यूज़ करके जब आप कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालते थे तो आता था एक्स बार मान लो माइनस प्लस सिग्मा बाई रूट एन जेड अल्फा बाई 2। इसको यूज़ करके जब आप कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालते थे तो एक्स बार माइनस प्लस एस बाई रूट एन t n-1 अल्फा बाई 2 ये आ जाएगा। तो सिमिलरली जैसे आप कॉन्फिडेंस इंटरवल पैरामेट्रिक एस्टिमेशन में कंस्ट्रक्ट करते हो वैसे ही है कि वाई बार माइनस म्यू माइनस जेड अल्फा बाई 2 प्लस जेड अल्फा बाई 2 हर माइनस अल्फा हो जाएगा। तो ये आप जानते हो ऑलरेडी है ना कैसे कंस्ट्रक्ट होता था। तो ये इंटरवल कैसे कंस्ट्रक्ट होता है, तो कोई नंबर यहाँ जैसे माइनस जेड अल्फा बाई 2, इधर जेड अल्फा बाई 2 है, तो ये 1 माइनस अल्फा है। सेम स्टोरी टी में रिपीट होती है, टी में भी ऐसे ही है कि यहाँ टी अल्फा बाई 2 n-1 और यहाँ माइनस टी अल्फा बाई 2 n-1 ऐसा हो जाएगा। तो सिंपल है ना, तो इसको बस सिंप्लीफाई कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ये पाइवट क्वांटिटी आप ऐसा कह सकते हो, दिस इज पाइवट क्वांटिटी, ये जो है पाइवट क्वांटिटी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैपिटल वाई बार का ये आ गया। दिस इज द कॉन्फिडेंस इंटरवल, दिस इज 100 1 माइनस अल्फा % कॉन्फिडेंस इंटरवल। ये जस्ट वैसे ही है, वाई बार में जो फॉर्मूला आप आता है यूनिवेरिएट में बिल्कुल उसी के पैरेलल है। ये जैसे ये ड्राइव होता है बिल्कुल सेम इसी के पैरेलल है। ये पाइवट क्वांटिटी होता है ना जैसे, तो इसके अकॉर्डिंग ड्राइव करते हैं आप, सेम तरीके से यहाँ ड्राइव हो रहा है, ये है। फिर दूसरा है सो दिस इज द 100 1 माइनस अल्फा % कॉन्फिडेंस लेवल फॉर पॉपुलेशन मीन, ठीक है। एंड सिमिलरली अगर जब आपका सिग्मा अननोन है तो उसके जगह पे ये टी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसके अकॉर्डिंग ये आ जाएगी कॉन्फिडेंस इंटरवल, ठीक है जी। सो अब एक टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ सैंपल साइज, ठीक है, इसको पढ़िए समझिए कि the sample size is needed before the survey start and goes into operation. One point to remember is that when the sample size increases, the variance of the estimator decreases. Then the cost of the survey increase and vice versa. So there has to be a balance between two aspects, cost and variability. The sample size can be determined based on the prescribed value of a standard error of the sample mean, the error of estimation, and the weights of the confidence interval. The coefficient of variation of the sample mean, relative error of sample mean, total cost among these, है ना। तो ये सब कुछ फैक्टर्स हैं जिसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना है। तो अगर आप देखेंगे तो आगे बता रहा है कि एन इम्पोर्टेंट कॉन्स्टेंट और नीड टू बी डिटर्मिन द सैम्पल साइज इज दैट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन कैपिटल S should be known for these criteria. The reason for this and the need for it will be clear when we derive the sample size in next section. A question arises about how to have information about S beforehand. Okay, so possible solution to this issue are conduct a pilot survey and collect the preliminary sample of small size, estimate S and use it as known value of S, ठीक है, तो वो सर्वे करके निकाल सकते हो स्मॉल। And alternatively, such information can also be collected from past data, past experience, and the long association of the experimenter with the experiment, prior information, etc. The bootstrap method can also be used to obtain the value of S.
So now we find the sample size under different criteria, assuming that the samples have been drawn using simple random sampling without replacement. The case for simple random sampling with replacement can be derived similarly. तो ये आपको कुछ बता रहा है कि कैसे डिसाइड करोगे. तो मतलब कुछ आपको कंडीशन दिया होगा, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करना. तो पहला मान लीजिए है प्री स्पेसिफाइड वेरिएंस है, कि वेरिएंस पहले से स्पेसिफाइड है. जैसे द सैम्पल साइज टू बी डिटर्मिन्ड सच दैट द वेरिएंस ऑफ स्मॉल वाई बार शुड नॉट एक्सीड द गिवन वैल्यू. कोई वैल्यू आपको गिवन है, जैसे इन्होंने कैपिटल वी ले लिया है, तो कैपिटल वी आपको ऑलरेडी गिवन वैल्यू, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए. तो द वेरिएंस ऑफ वाई बार शुड बी लेस देन इक्वल टू वी. अब जस्ट इसका फॉर्मूला यूज़ कर लो. तो ये अभी फॉर्मूला आपने पहले पढ़ा है, तो ये अभी कैलकुलेट कर रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट में, है ना. दे आर कैलकुलेटिंग विदाउट रिप्लेसमेंट. तो ये विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में कैलकुलेट हो रहा है. एंड देन अच्छा, ये कॉन्फिडेंस इंटरवल का मैं बस इंपोर्ट कर देता हूँ. तो ये रहेगा कि हाँ उसमें अगले पेज पे कर देते. और दूसरा ये है, ठीक है. तो ये कॉन्फिडेंस इंटरवल आ जाएगा. एंड तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि वैल्यू हमें गिवन है ना. तो इसमें जस्ट इसको सिंप्लीफाई कर लो. अब इसको सिंप्लीफाई किया, हमें एन को एस्टिमेट करना है. तो इन्होंने थोड़ा सा यहाँ एलसीएम लिया. देखो इसको समहाउ से एन ई किसका नाम रखा है, तो यहाँ एन ई देखो एस स्क्वायर अपॉन वी का नाम एन ई रख दिया है. और इसको सिंप्लीफाई करके एन की मिनिमम वैल्यू आ गई. तो मिनिमम सैंपल साइज क्या होगा, तो अगर पहले से वेरिएंस स्पेसिफाइड है, सो दिस इज द वे यू कैन डिसाइड मिनिमम सैंपल साइज. अब अगर आपके पास डेटा है तो आप पुट करके इसको इस क्वांटिटी को एस्टिमेट कर सकते हो एज अ न्यूमेरिकल वैल्यू. तो उससे एन की वैल्यू डिसाइड हो जाएगी. तो एक ये तरीका है जब आपके पास, है ना. तो पहला तरीका ये है, सैंपल साइज डिसाइड, है ना. तो ये विदाउट रिप्लेसमेंट में चल रहा है. ये किस में लिखा है, ये है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट. अगर ये विथ रिप्लेसमेंट में क्या डिफरेंस आएगा, तो जस्ट यहाँ पे विथ रिप्लेसमेंट वाला फॉर्मूला आ जाएगा, n माइनस वन अपॉन एन एन एस स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वी. वेरिएंस ऑफ वाई बार विथ रिप्लेसमेंट लेस देन इक्वल टू वी. तो इससे बस सिंप्लीफाई करके ऐसे ही एन मोर देन इक्वल टू समथिंग आ जाएगा सेम तरीके से. तो उसको सिंप्लीफाई कर लेना है. तो ये विथ रिप्लेसमेंट के लिए, है ना, ये बात कर रहे हैं. तो सिमिलर तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं. इसमें ये है कि अगर वेरिएंस ऑलरेडी स्पेसिफाइड है सैंपल मीन का, तो कैसे आप सैंपल साइज डिसाइड करोगे. फिर दूसरा केस होगा आगे. तो ये तो आ गया मिनिमम सैंपल साइज, है ना, ये इसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर लिया. तो इट मे बी नोटेड दैट एन ई कैन बी known only when s square is known. The reason compels us to assume that s should be known. The same reasoning will also be seen in the other cases. The smallest sample size needed in the case is this one. Okay, n is large, then required n is this. दूसरा है कि प्री स्पेसिफाइड एस्टिमेशन एरर. आपको एस्टिमेशन एरर पहले से स्पेसिफाइड हो, तो उसके अकॉर्डिंग इट मे बी पॉसिबल टू हैव सम प्रायर नॉलेज ऑफ द पॉपुलेशन मीन वाई बार. इट मे बी रिक्वायर्ड दैट द सैंपल मीन स्मॉल वाई बार शुड नॉट डिफर इट बाई मोर देन अ स्पेसिफिक अमाउंट. तो ये बता रहा है कि जो आपके पास ये केस गिवन होगा कि पहले से आपको एस्टिमेशन एरर बता रखा होगा, सैंपल मीन शुड नॉट डिफर फ्रॉम, है ना, जो भी पॉपुलेशन मीन होगा बाई सम क्वांटिटी. तो कहना मतलब ये देखिए कि सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन का डिफरेंस स्मॉल ई कोई प्री स्पेसिफाइड नंबर है, तो उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, है ना. और विथ व्हाट प्रोबेबिलिटी सच अ रिक्वायरमेंट कैन बी सेटिस्फाइड बाय एसोसिएशन ऑफ प्रोबेबिलिटी वन माइनस अल्फा. काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट जैसे होता है उस तरह से. प्रोबेबिलिटी स्मॉल वाई बार माइनस कैपिटल वाई बार लेस देन इक्वल टू ई शुड बी वन माइनस अल्फा. अब इसको सिंप्लीफाई करके ये लोग क्या करेंगे, तो जैसे वाई बार का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लिया एंड अज्यूम कर लिया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का,
तो उसके अकॉर्डिंग बस सिंप्लीफाई करते गए। ये नोट्स आपके पास ग्रुप में ऑलरेडी है, तो सिंप्लीफाई करके यहाँ से n की एक वैल्यू आ गई। अगेन आपके पास डेटा होगा तो न्यूमेरिकली ये कैलकुलेट किया जा सकता है, तो n की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से n की वैल्यू ये आ जाएगी दूसरे केस में। फिर तीसरा केस ऐसे ही होगा, प्री स्पेसिफाई विड्थ ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल। ठीक है, तो प्री स्पेसिफाइड विड्थ ऑफ द कॉन्फिडेंस इंटरवल। अब कॉन्फिडेंस इंटरवल का विड्थ पहले से डिफाइंड होगा, जो कॉन्फिडेंस इंटरवल हम ड्राइव कर रहे थे। तो लेंथ, विड्थ मतलब यार लेंथ हो गया, तो लेंथ ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल पहले से गिवन होगा आपको, तो पहले से गिवन होगा, तो उस केस में आप कैसे ड्राइव करोगे? तो बस वही है, लेंथ ऑफ कॉन्फिडेंस क्या था, अगर वेरिएंस नोन है तो 2 जेड अल्फा बाई 2 रूट अंडर वेरिएंस वाई बार हो जाएगा, और अगर वेरिएंस अननोन है तो वहाँ पे जेड की जगह टी आ जाएगा। तो बस सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब विदाउट रिप्लेसमेंट या विथ रिप्लेसमेंट, तो विदाउट रिप्लेसमेंट में ये वेरिएंस का फॉर्मूला है, विथ रिप्लेसमेंट में n-1 अपॉन ये है, तो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो बस इसको सिंप्लीफाई करना है ना, तो यहाँ से n की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। तो ये इस केस में ये स्मॉलेस्ट आ गया, तो ये आप नोट्स बना सकते हो, यू कैन रिमेंबर दिस। तो उस केस में ये आ जाएगा एंड ऑल दैट। तीसरे केस में है कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन स्पेसिफाइड है, तो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का क्या फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन। तो देखो मतलब पहले से आपको बता रखा है कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन वाई बार का सी नॉट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो उससे कम होना चाहिए, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन, एंड देन आप इसको सिंप्लीफाई करके देन अगेन सिंप्लीफाई करो तो n की स्मॉलेस्ट वैल्यू मिल जाएगी। हाउ टू डिफाइन स्मॉलेस्ट सैंपल साइज डिसाइड कैसे करना है। पांचवा केस है कि अगर जो रिलेटिव एरर है वो प्री स्पेसिफाइड है, तो उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं आप। तो व्हेन वाई बार इज यूज्ड फॉर एस्टिमेटिंग द पॉपुलेशन मीन, तो मतलब ये सैंपल मीन है, सैंपल मीन इज यूज्ड फॉर एस्टिमेटिंग द पॉपुलेशन मीन, देन रिलेटिव एस्टिमेशन एरर इज डिफाइंड एज स्मॉल वाई बार माइनस कैपिटल वाई बार अपॉन दिस। तो ये डेफिनेशन लिख दिया, ठीक है। रिलेटिव एस्टिमेशन एरर का क्या डेफिनेशन है, ये है सैंपल मीन माइनस पॉपुलेशन मीन अपॉन टोटल पॉपुलेशन मीन। ठीक है, if it is required that the such relative errors should not exceed a pre-specified value r, तो r कोई पहले से गिवन नंबर है, तो ऑलरेडी आपको बता रखा है कि इसकी जो वैल्यू है ना with probability 1 minus alpha, then such requirement can be satisfied by expressing it like such requirement can be ना, तो उसको आप ऐसा लिख सकते हो। मतलब आपको बता रखा है कि इसकी वैल्यू लेस देन है ना, should not exceed a pre-specified value r, तो बस इसके अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई कर दिया। तो ये एक्चुअली इधर था, आप समझिए इसमें क्या है ना, ये कैंसिल कर सकते हो आप, ये सेम क्वांटिटी है ना जी डिनोमिनेटर में, यू कैन कैंसिल इट आउट, और ये वाई बार इधर आ जाएगा। तो मेनली ये क्वांटिटी ना इसका मॉड लेस देन आर है, तो ये बस क्रॉस मल्टीप्लाई किया इन्होंने, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके अब बस इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। ऐसा क्यों किया है, ताकि इसको कन्वर्ट कर सके जेड में या टी में, तो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। जैसे यहाँ जेड में कन्वर्ट किया ना, जेड में कन्वर्ट किया एंड देन उसके अकॉर्डिंग क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लेगा। तो ये सिंप्लीफाई करके आपको n की वैल्यू निकल आएगी कि व्हाट इज द n। सो दिस इज द स्मॉलेस्ट सैंपल साइज इन दिस केस। फिर अगला ऐसे ही प्री स्पेसिफाइड कॉस्ट होगा, तो उसके अकॉर्डिंग कैसे डिसाइड करोगे। तो लेट द अमाउंट ऑफ मनी सी बी डेजिग्नेटेड फॉर अ सैंपल सर्वे टू कलेक्ट n ऑब्जर्वेशन। तो कोई फिक्स्ड अमाउंट आपको दे रखा है कि इतना ही आपको खर्च करना है, और for a sample survey to collect n observations, C naught be the overhead cost and C1 be the cost of collection of the 1 unit in the sample, then total cost C can be expressed as, तो C की वैल्यू हो गई C naught plus n C1, यहाँ सॉल्व करके n की वैल्यू निकाल लो। अब ये C naught C1 C आपको गिवन होगा, तो n की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज रिक्वायर्ड सैंपल साइज। तो इसमें ये था कि सैंपल साइज कैसे कैलकुलेट करना है। तो मेनली आपके ISI के जो सिलेबस में यही है, तो पिछले 3 क्लासेस में हमने बस इसको प्रेजेंट किया मैंने। आप इसको ढंग से एटलीस्ट है ना 5-10 टाइम पढ़ो, समझो और डिस्कस करो। डाउट कहीं दिक्कत है तो यू डिस्कस विथ मी, ठीक है। तो बहुत सारे फॉर्मूला है, पिछले 3 क्लास में हमने ये डिस्कस किया है, ये ऑलरेडी ग्रुप में शेयर किया है, सलब सर के नोट्स हैं, है ना, का बैकग्राउंड यहाँ लिखा हुआ है, सैम्पलिंग थ्योरी चैप्टर 2 इनका है। तो दिस यू कैन गो थ्रू, है ना, कि ये भी किताब कोई फॉलो करो तब भी उसमें ये मिल जाएगा। अब बाकी रह गया टाइम है तो हम डाउट डिस्कस कर सकते हैं ना, जिनका डाउट्स था। तो हमने कुछ आपको ISI के PYQ शेयर किए थे, है ना, मेनली टॉपिक वाइज ना, जैसे डाउट था इनका तो उस पर आते हैं। जो ISI PYQ है, मैंने अभी 3 चार्ट शेयर किए थे ना, प्रोबेबिलिटी के, आई थिंक डिस्ट्रीब्यूशन के, सब शेयर किए थे। तो बताओ जिनका डाउट है बताइए, जो पूछ रहे थे।
है जी नंदिनी, आपके डाउट थे ना? है? हाँ हाँ हाँ, प्रोबेबिलिटी से। ठीक है, मैं ओपन करता हूँ ना एक बार प्रोबेबिलिटी वाला। तो ऑलरेडी ग्रुप में है जी, मैं रीशेयर भी कर देता हूँ। तो आईएसआई वाले ग्रुप में हमने ऑलरेडी पहले शेयर कर रखा है ये। एंड दो जो वांट टू सॉल्व, देखो ग्रुप में मैंने रीशेयर किया, तो मैं इसको डाउनलोड करके ओपन करता हूँ प्रोबेबिलिटी वाले में ना। बाकी पीवाई क्यूज भी आप बैठ के एटलीस्ट 5-10 टाइम सॉल्व करो, है ना? तो एग्जाम आपके एफर्ट से निकलेगा, है ना, ये चीज़ है। ये ना प्रोबेबिलिटी वाला। तो चलिए, तो ये ऑलरेडी आपके पास है, इसको देखते हैं। इसमें जो डाउट इनका है क्वेश्चन नंबर 15-18, चलो वन बाय वन देखते हैं। 15 पढ़िए जी। तो आपको कह रहा है कि ड्रॉ वन ऑब्जर्वेशन एन एट रैंडम फ्रॉम द सेट 1 to 100। तो 1 से 100 में से कोई एक ऑब्जर्वेशन आप सेलेक्ट कर लो एट रैंडम। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द लास्ट डिजिट ऑफ एन स्क्वायर इज 1? अब क्या प्रोबेबिलिटी के एन स्क्वायर का लास्ट डिजिट 1 होगा? तो आप खुद सोचो कि किसी नंबर के स्क्वायर के एंड में 1 कब कब आ सकता है, जब उसके एन में लास्ट डिजिट क्या होगा। जैसे मैं समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए अभी एन के हम यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं, है ना? तो एन का अगर यूनिट प्लेस जैसे या तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5 6 7 8 9, इसके अलावा तो नहीं हो सकता ना जी। जो एन है उसका यूनिट प्लेस की हम बात कर रहे हैं, तो यूनिट प्लेस यही होगा। तो एन स्क्वायर का यूनिट प्लेस क्या होगा, हम इसकी बात कर रहे हैं। सो यूनिट प्लेस एन स्क्वायर का क्या होगा? तो 0 है तो 0 ही रहेगा, 1 है तो 1 रहेगा, 2 है तो 4 हो जाएगा, 3 है तो 9 हो जाएगा, 4 है तो 6 हो जाएगा, 5 है तो 5 रहेगा, 6 है तो 6 हो जाएगा, 7 है तो 1 हो जाएगा, 8 है तो 4 हो जाएगा, 9 है तो 81 1 हो जाएगा। समझ पा रहे हो? मतलब n कोई नंबर है 1 से 100 ना, n इज अ नंबर फ्रॉम 1 to 100। n जो नंबर है आपका 1 से 100 में, तो 1 से 100 में कोई भी नंबर लेंगे जिसका यूनिट प्लेस क्या हो सकता है, 0 से 9 तक, यही पॉसिबिलिटी है। तो उसका स्क्वायर करोगे तो क्या, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16। हम बस यूनिट प्लेस में इंटरेस्टेड हैं, तो 6 होगा। जैसे अगर है ना, मान लो 66 भी लोगे, तो इसका स्क्वायर करोगे यूनिट प्लेस में क्या आएगा, 6 ही आएगा। तो वी आर जस्ट इंटरेस्टेड इन यूनिट प्लेस। तो एन स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे 1 कब आएगा, जब n के यूनिट प्लेस पे या तो 1 है, या फिर 7 है, या फिर 9 है। तो आप ऐसे सारे नंबर लिख लो जिसके यूनिट प्लेस में या तो 1 है, या 7 है, या 9 है। कितने हैं? तो आपके सैंपल स्पेस में टोटल 100 तक है। अब फेवरेबल आउटकम आप सेलेक्ट कर लो। होगा 7 7 तो 49 होता है ना। हाँ 7 into 7 तो 49 होता है ना। तो मैंने गलत लिख दिया, ओ सॉरी, तो ये तो 9 होना चाहिए था। मतलब मैंने गलत कर दिया, एक बार क्रॉस चेक कर लो भाई। तो ये तो फिर 9 हो गया ना, और 8 8 8 8 जा 64, और 9 9 जा 81। ओके ओके 1 मिनट, तो थोड़ा गलती हो गया ना। तो इसमें जो है स्क्वायर करो इसका, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर
49, 9 में 9 होगा ना। 8 स्क्वायर 64, 9 9 स्क्वायर 81, आई थिंक ओनली 2, 1 हाँ सर एंड 2 ही है वो। 1 एंड 9 ना। ओके। तो आप सेलेक्ट करो जी, ऐसे नंबर सेलेक्ट करो जिसके यूनिट प्लेस में 1 हो एंड 9 हो। ऐसे कितने नंबर होंगे 1 से 100 में, काउंट करके बताओ। सर अगर 1 से 10 लेके मतलब 10 का एक एक ब्लॉक बनाए तो एक एक ब्लॉक में 2 करके आएगा। ऐसे 10 ब्लॉक होंगे तो 20 हो गए शायद। बाकी लोग बताइए कितने होंगे। यू जस्ट काउंट हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 एंड 100 हुज यूनिट प्लेस इज 1 और 14 ऑल्सो 14। अच्छा 14 क्वेश्चन ना। पहले ये बताओ इसमें कि ट्राई करके आए हो ना। ट्राई 2 3 4 टाइम्स। हाँ 20 ही होगा। 20 होगा। ओके सो तो आंसर कितना हो जाना चाहिए। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज ई में है 20 और सैंपल स्पेस में है 100। तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नाउ। 20/100 कितना हो जाएगा 1/5। डी ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन चेक करो। ठीक है ये तो ये आ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्या है आपका, अब देख के 14 ये भी हो गया डाउट। तो ये तो सर्कल का बेसिक क्वेश्चन है। ये तो 11 12 और JEE में आपको मिल जाएगा ऐसे क्वेश्चंस। क्या कहना चाह रहा है कि है ना, पेपर पूरा एटलीस्ट 2 3 टाइम सॉल्व करो एंड देन बाद में जो फिल्टर हो गए क्वेश्चन डाउट्स आते हैं यू राइट दिस समवेयर एंड देन आस्क वन बाय वन। सो लेट C1 C2 बी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक क्या है, जिसका सर्कल के सेंटर कॉमन है ना, एंड विथ सेंटर O रेडियाई R1 R2। ठीक है R1 R2 रेस्पेक्टिवली। तो मतलब ये लेंथ आपका यहाँ से यहाँ तक R1 है एंड R2 यहाँ से यहाँ तक है टोटल, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक R1 है एंड यहाँ से यहाँ तक R2 है। सो द लाइन OA2, ठीक है, इंटरसेक्ट C1 सर्कल एट A1। ठीक है तो ये टेंजेंट हो गया A1D एंड द लाइन A1D जो है इज टेंजेंट टू C1। हाँ ठीक है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट A2D। A2 से D का बीच का डिफरेंस कितना है। तो देखो ये तो सिंपल वो हो गया ना, तो ये तो ओके है डिस्टेंस, मतलब A1 A2 के बीच का डिस्टेंस कितना होगा R2 माइनस R1, ये वाला डिस्टेंस। क्योंकि तो A1 से A2 और A1D का आप लोग बता पाएंगे ये कितना है। ये R2 है, ये तो रेडियस ही है ना, और ये R1 है। तो क्या इसके हेल्प से मैं ये निकाल सकता हूँ। सो A1 से D के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ये तो परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर जो होगा तो क्या होगा परपेंडिकुलर, रूट अंडर R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। तो मुझे ये पता चल गया A1D, ये पता चल गया A1 A2। तो क्या मैं A2D नहीं निकाल सकता हूँ, वही तो चाहिए मुझे। तो A2D आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, तो ये भी राइट एंगल है। तो ये हो जाएगा हाइपोट है ना, तो रूट अंडर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, ऐसा कुछ चेक करो जी। तो हमें चाहिए A2D ना, A2D। सो दिस स्क्वायर जो कि मुझे पहले मिल चुका है, सो R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर प्लस ये A1 A2 का स्क्वायर, R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करो कितना आता है बताओ, कर पाओगे। यू जस्ट सिंप्लीफाई इट। ठीक है इसको सिंप्लीफाई करके बताओ क्या आंसर आएगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा।
सिंपल है तो ट्राई से करो। तो क्या आ रहा है, 2r2² माइनस 2r1r2, यही ना? 2r2² माइनस 2r1r2, ये आएगा, डी ऑप्शन आएगा, चेक करो। यस सर। तो 14 15 हो गया, 14 15 के बाद 18, तो क्या कह रहा है, पढ़ो कि एस टी वी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, एफ एस से टी में वी अ फंक्शन सच दैट फॉर ऑल सबसेट्स ए एंड बी ऑफ एस, इसका जो भी सबसेट होगा, एफ ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एफ ए इंटरसेक्शन एफ बी। ओके, मतलब ए का इंटरसेक्शन लो, तो मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटिव है ना, एफ फंक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन। तो कह रहा है देयर एग्जिस्ट एन ए सबसेट ऑफ एस such that f inverse fa is not equal to a. There exist disjoint subsets a and b of s such that fa intersection fb is non-empty, f इंजेक्टिव है, none of them are statement true। अब देखो इस तरह क्वेश्चन IIT JEE में आते हैं, तो आपको ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना हो तो जो IIT JEE का एग्जाम होता है उसमें मेंस एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखोगे फंक्शन चैप्टर का, तो उसमें मिल जाएगा आपको, है ना। तो आपको मेनली बताना है कि इनमें से कौन सा ट्रू है, दिमाग लगाओ। तो हम लोग अगर मान लो अगर देयर एग्जिस्ट ए सच दैट, तो एस टी दो नॉन एम्प्टी सबसेट है ना, दो नॉन एम्प्टी सेट है। ओके, एस और टी नॉन एम्प्टी है, तो ए जो कि सबसेट होगा एस का, बी सबसेट होगा एस का। सो डोमेन एस है ना। तो इंटरसेक्शन का जो इमेज है वो अलग अलग इमेज का इंटरसेक्शन के इक्वल है। तो आपको एग्जाम्पल लेते हैं, 1 मिनट, है ना, हमें बताना है कि ऐसा कोई एग्जाम्पल है क्या। तो अगर मान लो मैं कांस्टेंट फंक्शन ले लूँ तो क्योंकि ये इमेज है ना, एस टी सेट का इमेज सेट में जा रहा है, अच्छा सेट का इमेज सेट में ही जाएगा, तो मतलब ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है ना, ये सेट फंक्शन है, एफ एक सेट फंक्शन है। तो सेट से सेट में आपका इमेज बन रहा है। दिमाग लगाओ भाई, क्या होना चाहिए।
सोचो भाई, आया? कोई नहीं, इसको भी कल करते हैं ना, अभी टाइम भी खत्म हो गया, 9 बज गया, तो आज थोड़ा लेट स्टार्ट ही हुआ था। तो कल जो है जो भी डाउट्स होगा वो डिस्कस करेंगे, जैसे ऐसे डाउट अभी कर रहे थे ना, तो ऑलरेडी मैंने कुछ पेपर सेंड किए हैं, और ड्राइव में बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर्स हैं, जो प्रैक्टिस सीट क्वेश्चंस हैं, डीपीपीज हैं, तो जो आपके सिलेबस के हैं उसको सॉल्व कीजिए और मेरे से डाउट डिस्कस कीजिए। तो कल से आप सारा, आपका होमवर्क ये है कि जितने लास्ट 10 ईयर पेपर्स हैं, मैंने बुक भी भेज दिया है, और नहीं तो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, है ना, जो ये ISI एमस्टैट वाला है, मैं ये बात कर रहा हूँ। सो योर होमवर्क इज टू सॉल्व दीज पेपर्स, डाउनलोड करो, सॉल्व करो इसको, एटलीस्ट 2 3 4 टाइम सॉल्व करो पूरा पेपर को, मतलब रिवीजन मोड, एक बार पूरा कर लिया, देन सेकंड टाइम पूरा पेपर करो, थर्ड टाइम करो, फोर्थ फिफ्थ टाइम करो, एंड देन जो क्वेश्चन फिल्टर होते जो आपसे नहीं होते वो मेरे से डिस्कस करो। तो अभी कल मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगा, है ना, अभी हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जस्ट, तो बाकी कल आगे कंटिन्यू करते हैं, अभी ये 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है। तो जो सिंसियर बच्चे हैं, जो सच में तैयारी कर रहे हैं ठीक से, तो यू ट्राई एंड आस्क। तो कल आगे कंटिन्यू करते हैं, अभी नेक्स्ट बैच का टाइम है, तो आज के लिए थैंक यू थैंक यू सर। जी।